आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑकुलर सर्कुलेशन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का आई में कैसे सपोर्ट होता है, सर्कुलेशन का ब्लड सप्लाई कैसे होता है, और अगर उसमें ब्लॉकेज होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज हम लोग को समझना जरूरी है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका ही जो ब्रांच होता है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होता है उसका ब्रांच, और वो आई में सप्लाई करता है। ठीक है, हम उसको इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहला चीज है कि हमें ब्लड सप्लाई चाहिए क्यों। ब्लड सप्लाई का रीजन है, पहला चीज है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिशन जो है उसको सप्लाई करने के लिए, तीसरा है जो भी प्रोडक्ट आई के अंदर जमा हो गया है उसको सप्लाई करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए हमें, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमें ब्लड सप्लाई का जरूरत होता है। बट यूनिक फीचर्स इसमें याद रखने की जरूरत है, जब हम लोग कॉर्निया है जो क्रिस्टलाइन लेंस से, विट्रियस से, ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारा स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है। तो अगर डायरेक्टली ब्लड सप्लाई होगा ये सारा स्ट्रक्चर में तो फिर क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपेरेंसी, जो क्लियरिटी है उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसी तरीके से ऑकुलर जो सर्कुलेशन है इस तरीके से डिजाइन है ताकि ये लोग जो कॉर्निया है, लेंस से या विट्रियस से, एक्वस ह्यूमर है, इसका ट्रांसपेरेंसी खत्म ना हो जाए। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी का तीन ब्रांचेस है। पहला चीज है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो सप्लाई करता है सुपीरियर इनर सिक्स लेयर ऑफ द रेटिना को। इनर सिक्स लेयर मतलब टूवर्ड्स द विट्रियस, और आउटर जो लेयर्स होता है उसको सप्लाई करता है पोस्टीरियर, तुम्हारा जो कोरोइड्स रहता है उसमें से, उसके थ्रू सप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मस्कुलर पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी का दो पार्ट है, एक लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी जो सप्लाई करता है तुम्हारा सिलियरी मसल्स एंड आइरिस को, एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी होता है जो सप्लाई करता है स्क्लेरा, कोरोइड एंड आउटर लेयर ऑफ द फोर रेटिनल लेयर को। जैसे कि पीछे का तरफ जो रेटिना का लेयर है, जैसे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर लेयर, आउटर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये सारा लेयर को सप्लाई किया जाता है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू, थ्रू द कोरोइडल कैपिलरीज के थ्रू भी। उसके बाद मस्कुलर जो ब्रांचेस होता है, मस्कुलर ब्रांचेस किसको सप्लाई करता है, कॉन्जेक्टिवा, एंटीरियर स्क्लेरा, सम पार्ट ऑफ द आइरिस एंड द सिलियरी बॉडी को सप्लाई करता है। इसी चार्ट को अगर हम लोग याद करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ओकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा ब्लड वेसल्स का सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो ऑप्टिक इसके थ्रू एंट्री कर रहा है, ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, और जो ब्लूइस ब्लूइस है वो सेंट्रल रेटिनल वेन है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो इनर रेटिना है, इनर रेटिना मतलब जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नाव फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर, ये सबको सप्लाई किया जाता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का इनर पोर्शन से। यहाँ पे कोई कोलेट्रस प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके साथ साथ इसको भी याद रखना जरूरी है कि ये ऑप्टिक नाव के थ्रू ही एंट्री कर रहा है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ऑप्टिक नाव के थ्रू ही इसका जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, सेंट्रल रेटिनल वेन है, वो एंट्री कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग जान सकते हैं पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। इसका दो पोर्शन है, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी जो सप्लाई कर रहा है कोरोइड्स को एंड आउटर रेटिनल लेयर को, एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी ये सप्लाई करता है सिलियरी बॉडी को एंड आइरिस को। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है, यहाँ से इसका ब्रांचेस निकल के आ जा रहा था। फिर यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी है। ये कहाँ से डिराइव हो रहा था, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से ये इसका ब्रांचेस निकल के जा रहा था। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहा था, कोरोइड को, आउटर रेटिनल लेयर को, और लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी किसको सप्लाई कर रहा था, सिलियरी बॉडी को और आइरिस को। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एंटीरियर सिलियरी आर्टरी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी का लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी का एक ब्रांच एंटीरियर पोर्शन पे आ जा रहा था। ये किसको सप्लाई कर रहा था, कॉन्जेक्टिवा को, एपिस्क्लेरा को, एज वेल एज आइरिस को सप्लाई कर रहा था। अभी तो सप्लाई कर दिया ब्लड वेसल्स में। अभी उसके बाद हमें ये भी जानना जरूरी है, जो ब्लड सप्लाई हो गया उसके बाद उसका ड्रेनेज कैसे, वेनस सिस्टम कैसे होता है। वेनस ड्रेनेज कहाँ से हो रहा था, सेंट्रल रेटिनल वेन के थ्रू हो रहा था। जो सेंट्रल रेटिनल वेन यहाँ से ज्वाइन हो रहा था सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन पे, और वो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ड्रेन कर रहा था कैवर्नस साइनस पे जाके, वो वेन पे उसको सप्लाई कर रहा था। फिर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं ऑकुलर सर्कुलेशन। ऑकुलर सर्कुलेशन पे दो सर्कुलेशन जरूरी है। पहला चीज है रेटिनल सर्कुलेशन जो लो फ्लक्स में होता है, हाई ऑक्सीजन जरूरत होता है, उसके साथ साथ ये ऑटो रेगुलेशन होता है। ऑटो रेगुलेशन मतलब अपना हार्ट के थ्रू रेगुलेशन होता है। एंड सेकेंड जो हो रहा था कोरोइडल सर्कुलेशन हो रहा था। कोरोइडल सर्कुलेशन नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटर रेटिनल लेयर था उसको
कोरोइड सप्लाई कर रहा था, और उसी हिसाब से जो आउटर रेटिनल लेयर था, इसीलिए रेटिना को हम लोग बोलते हैं कि डुअल सप्लाई। एक है इनर साइड ऑफ द रेटिना इज सप्लाइड विद द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर साइड इज सप्लाइड, और द आउटर साइड रेटिना इज सप्लाइड बाय द कोरियो कैपिलरीज, ताकि अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज हो, फोबिया में उसका जो साउथ विजन है वो मेंटेन रहे। इसको जानना जरूरी था। फिर नेक्स्ट हम लोग जान सकते हैं कि जो ब्लड रेटिनल बैरियर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड ऑकुलर बैरियर्स में पहला एंड इंपॉर्टेंट बैरियर्स होता है ब्लड रेटिनल बैरियर। ब्लड रेटिनल बैरियर दो टाइप्स का होता है, एक है इनर ब्लड रेटिनल बैरियर और एक होता है आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर। इनर ब्लड रेटिनल बैरियर कहाँ पे होता है? हम लोग देख सकते हैं इनर साइड में जो रेटिनल कैपिलरीज रहता है उसमें बहुत एक के साथ और एक अटैच रहता है इसी तरीके से, ताकि यहाँ से ब्लड डायरेक्टली रेटिना के अंदर फ्लो ना कर पाए। ये हो गया इनर रेटिनल बैरियर। आउटर रेटिनल बैरियर कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा था? आउटर रेटिनल बैरियर का फॉर्मेशन हो रहा था तुम्हारा जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल था उसमें भी ऐसे इस तरीके से ज्वाइंट है, ताकि पीछे साइड से ब्लड अंदर नहीं आ जाए। तो यही चीज जरूरी है समझना कि इनर रेटिनल बैरियर एंड आउटर रेटिनल बैरियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अटैचमेंट, जैसे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल देखो कितना एक के साथ एक अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, ताकि ये आउटर रेटिनल बैरियर फॉर्मेशन कर सके। अपोजिट वे में कैपिलरीज और पेरिसाइट किस तरीके से ज्वाइंट है, ताकि अंदर से जो इनर रेटिना था वहां से ब्लड फ्लो होकर रेटिना का ट्रांसपेरेंसी खत्म ना कर जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ब्लड एक्वस बैरियर। ब्लड एक्वस बैरियर बेसिकली सीलियरी एपिथेलियम और आइरिस वेसिकल के थ्रू था, ताकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो क्लियर फ्लूइड है वही आ जाए, डायरेक्टली ब्लड ना आ जाए। ठीक है, यहाँ से प्रोटीन लीकेज प्रोटीन लीकेज को रोक रहा था। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ब्लड विट्रियस बैरियर। ब्लड विट्रियस बैरियर अगेन सेम प्रोसेस होता है, जो विट्रियस और जो ब्लड है उसमें जो बैरियर फॉर्मेशन होता है उसको ब्लड रेटिनल बैरियर बोला जाता है, ब्लड विट्रियस बैरियर बोला जाता है। और ब्लड विट्रियस बैरियर क्यों रहता है? ताकि विट्रियस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑटो रेगुलेशन का मतलब होता है रेटिना कीप्स ब्लड फ्लो कांस्टेंट इवन व्हेन ब्लड प्रेशर इज फ्लक्चुएट। बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोगों का बॉडी का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो फिर क्या होगा? फिर भी हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? ब्लड फ्लो ज्यादा हो सकता है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा? हमारा रेटिना पे हैमरेज हो सकता है। इसके वजह से जब तक प्राइमरी स्टेज में अगर हाइपरटेंशन हो उस टाइम पे ब्लड रेटिनल बैरियर ब्रेक नहीं करता है, इसके वजह से ही यहाँ पे हम लोग हैमरेज नहीं दिखेगा। तो क्यों? क्योंकि ऑटो रेगुलेशन हो रहा था। ऑटो रेगुलेशन मतलब ब्लड प्रेशर से हम लोग का जो ब्लड सप्लाई होता है रेटिना पे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। सेकेंड वे में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे इसके अगर आई के ऊपर में प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे कि ग्लूकोमा के केस में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर अगर एक ब्लड वेसल्स यहाँ पे मान के चलो इसको अगर ज्यादा प्रेशर देंगे धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो ब्लड फ्लो कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगा, और ब्लड सप्लाई कम होगा तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन पहुंचना कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सेल का डेथ होना स्टार्ट होगा। ये सेल का जो डेथ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व इस्चेमिया, जो जनरली ग्लूकोमा के केस में दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो डायबिटिक्स मैकुलोपैथी होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज या शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से। इस टाइम पे भी क्या हो जाता है? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। हाइपरटेंशन पे भी सेम होता है। हाइपरटेंशन पे धीरे धीरे जो रेटिना का जो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे उसका थिकनेस इंक्रीज हो जाता है, और आर्टरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो जाता है। थिकनेस इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो ब्लड फ्लो जाएगा वो अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाएगा, उसके वजह से धीरे धीरे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आईओपी बढ़ रहा था, उसके वजह से परफ्यूजन जो प्रेशर था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। वैसोडाइलेशन पहले मतलब ब्लड फ्लो जब कम हो रहा था तो वेसल्स क्या हो रहा था? धीरे धीरे डायलेट हो रहा था ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो। बट कुछ टाइम के बाद अगर ज्यादा नहीं हो पाया, माने ये अगर ब्लड फ्लो ज्यादा रेगुलेट नहीं कर पाया तो उस टाइम पे परसिस्ट हो जा रहा था, तो फिर इस्चेमिया माने ब्लड फ्लो कम हो जा रहा था। अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रेटिना में धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? जो टू टाइप से होता है जनरली पाथवे। सिंपैथेटिक पाथवे में क्या होता है कि भासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अपोजिट वे में अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है, जैसे हम लोग जिस टाइम पे रिलैक्स रहते हैं, वैसो डायलेटेशन होता है। वैसो डायलेटेशन मतलब जो ब्लड वेसल्स थोड़ा फैल जाता है, ब्लड वेसल अगर फैल जाएगा तो फिर क्या होगा? ब्लड फ्लो ज्यादा होना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज को याद रखना हमें जरूरत है।
डायबिटीज के केस में भी हम लोग को जैसे पता है कि डायबिटीज में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज होता है या शुगर होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे थिकनेस बढ़ जाएगा। धीरे धीरे थिकनेस बढ़ने से क्या होगा, थिकनेस बढ़ने से ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा जो टारगेट ऑर्गन है वहां पे। अगर ऑर्गन पे पहुंच नहीं पा रहा है तो वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से न्यूट्रिशन सप्लाई भी कम होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर होता है जिसको VEGF भी बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है ताकि नया ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, अगर हमें मान के चलो मम्मी खाना नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, हम लोग बाहर से खाना खरीद के खाएंगे। तो फिर वही तरीके से जो आई का जो रेटिना है वो दूसरा नया ब्लड वेसल्स ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, जहां पे वो ब्लड वेसल्स धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज में हेमरेजेस फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग का डिफरेंट ऑकुलर स्ट्रक्चर में कहाँ से कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है। ब्लड रेटिनल बैरियर क्या है, उसका दो टाइप्स, इनर रेटिनल बैरियर, आउटर रेटिनल बैरियर, उसके साथ साथ ब्लड एक्वस बैरियर, ब्लड विट्रियस बैरियर आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए कंटेंट।